आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तम एइसा रेडार के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है उत्तम एइसा रेडार को लेकर ये कितनी इम्पोर्टेंट है। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि आने वाले समय में उत्तम एइसा का गैलियम नाइट्राइड वर्जन जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये कितना केपेबल होगा। इस वीडियो के दौरान हम लोग इनकी ऑपरेशनल और टेक्निकल डिटेल्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है उसके हिसाब से उत्तम एइसा रेडार की एयर टू एयर मोड में टेस्टिंग कंप्लीट की जा चुकी है और इस रेडार के ऊपर 100 आवर की टेस्टिंग की गई है। अगर बात की जाए किसी फाइटर जेट के रेडार की तो ये एयर टू एयर मोड में दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। पहला स्कैनिंग और दूसरा ट्रैकिंग। स्कैनिंग के दौरान ये एयरक्राफ्ट अपने स्कैन एंगल के तहत सामने के इलाके को पूरी तरीके से स्कैन करता है और अगर इस इलाके में कोई टारगेट मिलता है तो उसको ट्रैक करता है। इसको आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक टॉर्च है और इस टॉर्च लाइट की मदद से आप एक अंधेरे इलाके में रोड के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं और इस दौरान आप रोड को स्कैन कर रहे हैं कि कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं है। थोड़ी दूर चलकर आपको रास्ते में एक गड्ढा दिखता है तो आप अपनी टॉर्च लाइट को वेव करना बंद कर देते हैं और केवल उस गड्ढे के ऊपर फोकस करते हैं। शुरुआत में आप जब पूरे रोड को स्कैन कर रहे थे तो ये स्कैन मोड हुआ और बाद में जब आपको गड्ढा दिख गया और आपने उसके ऊपर फोकस किया तो ये ट्रैक मोड हुआ। मान लीजिए कि आपके पास एक और टॉर्च है और आप इस टॉर्च की मदद से वापस से पूरे इलाके को स्कैन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली टॉर्च का फोकस अभी भी गड्ढे के ऊपर है तो इस मोड को कहते हैं ट्रैक वाइल सर्च। अब इस सिनेरियो में टॉर्च को एक रेडार बीम से रिप्लेस कर दीजिए और गड्ढे को एनिमी एयरक्राफ्ट से। उत्तम एइसा रेडार में अभी ये तीनों मोड पूरी तरीके से टेस्ट किए जा चुके हैं और आने वाले समय में इसके एयर टू ग्राउंड मोड भी टेस्ट किए जाएंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि 83 तेजस मार्क 1A में से कितने एयरक्राफ्ट में उत्तम एइसा रेडार होगा और कितने एयरक्राफ्ट में ELM 2052 होगा। उत्तम एइसा रेडार के फ्यूचर वेरिएंट के ऊपर बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं रेडार बेसिक्स। और जिन लोगों को ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है वो स्क्रीन पर दिए हुए टाइम स्टैम्प के हिसाब से वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार को DRDO की लैब LRDE बना रही है और ये रेडार एक स्केलेबल रेडार है, यानी कि इसमें यूज किए जाने वाले TR मॉड्यूल्स का नंबर बढ़ाया या घटाया जा सकता है और इन TR मॉड्यूल्स के नंबर के हिसाब से इस रेडार की रेंज घटती या बढ़ती है। किसी एयरक्राफ्ट के रेडार के TR मॉड्यूल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला इसकी नोज कोन का साइज और दूसरा इस एयरक्राफ्ट की पावर सप्लाई करने की कैपेबिलिटी। अगर TR मॉड्यूल्स को नजदीक से देखा जाए तो एक TR मॉड्यूल में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है, यानी कि एक TR मॉड्यूल खुद में एक रेडार होता है। इसका ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है जो टारगेट के ऊपर टकराकर वापस आता है और उसको रिसीवर रिसीव करता है। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार में क्वाड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें जो TR मॉड्यूल्स होते हैं वो 4 TR मॉड्यूल्स एक मॉड्यूल के अंदर होते हैं और ये पूरे मॉड्यूल को क्वाड कहा जाता है। आइए करीब से देखते हैं इनमें से एक TR मॉड्यूल को। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस एक TR मॉड्यूल के अंदर एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है। यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए दो एंटेना दिखाए गए हैं, लेकिन आमतौर पर केवल एक ही एंटीना के साथ में ये दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्टेड होते हैं और ड्यूप्लेक्सर के माध्यम से जरूरत के अनुसार इस एंटीना का प्रयोग ट्रांसमीटर या रिसीवर कर सकते हैं। मॉडर्न डे फेज्ड अरे रेडार्स में बहुत सारे ऐसे TR मॉड्यूल्स मिलकर एक फाइन बीम बनाते हैं और ये बीम टारगेट एयरक्राफ्ट के ऊपर छोड़ दी जाती है और जब ये बीम टारगेट एयरक्राफ्ट के ऊपर जाकर टकराती है तो इसमें से कुछ एनर्जी वापस से रिफ्लेक्ट होकर इस रेडार तक आती है, जिसको इस रेडार के रिसीवर रिसीव करते हैं और इस रिसीव्ड एनर्जी के हिसाब से ट्रैकिंग और रेंजिंग की जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी कि उत्तम एइसा रेडार में क्वाड मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके एक मॉड्यूल में 4 TR मॉड्यूल्स होते हैं और इन चारों TR मॉड्यूल्स के अपने डेडिकेटेड एंटेनास होते हैं। इन क्वाड मॉड्यूल्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है और क्वाड होने के कारण इनका फैब्रिकेशन कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम होता है।
आइए अब करीब से देखते हैं एक ट्रांसमीटर सेगमेंट को। एक ट्रांसमीटर सेगमेंट में एक सिग्नल जनरेटर होता है और साथ ही कैरियर सिग्नल जनरेट करने के लिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। इन दोनों ही सिग्नल्स को एक मॉड्यूलेटर के माध्यम से मॉड्यूलेट कर दिया जाता है और उसके बाद इस सिग्नल को पावर एम्पलीफायर में भेज दिया जाता है। पावर एम्पलीफायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि इसकी एनर्जी को बढ़ाता है और इस पावर एम्पलीफायर के ऊपर इस रेडार की रेंज डिपेंड होती है। ये एम्पलीफायर जितना ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है, इस रेडार की रेंज उतनी ही ज्यादा होती है। और इस पावर एम्पलीफायर का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। इनफैक्ट सभी सेगमेंट में, चाहे वो सिग्नल जनरेटर हो, ऑसिलेटर हो या पावर एम्पलीफायर, हर सेगमेंट में ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है और इसी वजह से ट्रांजिस्टर को फाउंडेशन स्टोन माना जाता है किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स का। रेडार एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा होती है और बावजूद इनके इस सिस्टम को अपना सिग्नल टू नॉइस रेशियो काफी ज्यादा कम रखना पड़ता है। इस तरीके की एप्लीकेशंस के लिए एक विशेष प्रकार का ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है और इसको कहा जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये टर्मिनल होते हैं सोर्स, ड्रेन और गेट। गेट के ऊपर जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से जो करंट का फ्लो है सोर्स से ड्रेन तक, उसको चेक किया जा सकता है। यानी कि इसको आप एक कंट्रोल स्विच कह सकते हैं, जहां पे कंट्रोल वोल्टेज एप्लीकेशन से किया जाता है। आज की तारीख में दुनिया के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स गैलियम आर्सेनाइड या सिलिकॉन के ऊपर बने हुए हैं और पिछले कुछ सालों से गैलियम नाइट्राइड काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। गैलियम नाइट्राइड गैलियम आर्सेनाइड के तुलना में ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर सकता है, ये ज्यादा पावर कैरी कर सकता है और साथ ही साइज में ये काफी ज्यादा छोटा होता है। उस हिसाब से रेडार जैसी एप्लीकेशन के लिए इसको एक टेलर मेड मटेरियल माना जा रहा है और इस डायरेक्शन में काफी तेजी से रिसर्च की जा रही है। गैलियम आर्सेनाइड की ही तरह गैलियम नाइट्राइड फेट भी उसी तरीके से बनाए जा रहे हैं। फेट बनाने के लिए सेमीकंडक्टर को सिलेंड्रिकल शेप में रोल कर लिया जाता है और उसके बाद इनको डिस्क शेप में काट लिया जाता है। इस डिस्क के ऊपर सबस्ट्रेट डाला जाता है और उसके बाद इचिंग करके, यानी कि खोद के, ड्रेन, सोर्स और गेट बना दिए जाते हैं। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स की रेंज गैलियम आर्सेनाइड वाले सिस्टम से ज्यादा होगी और इनकी पावर रिक्वायरमेंट कम होगी। क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, उस हिसाब से नंबर ऑफ टीआर मॉड्यूल्स बढ़ाए जा सकेंगे, जिससे ओवरऑल रेंज काफी हद तक बढ़ जाएगी। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सिस्टम की गेन भी ज्यादा होगी और ये ज्यादा गेन होने के कारण गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। आमतौर पर एक कॉमन मिसपरसेप्शन ये होता है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार फेज्ड अरे रेडार की तुलना में ज्यादा रेंज रखते हैं। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। फेज्ड अरे रेडार या एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यहाँ पर बीम फेज डिफरेंस के कारण एक डायरेक्शन में स्टीयर करती है और अगर इस रेडार को दी जा रही पावर बदलती नहीं है तो चाहे ये रेडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड हो या पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड हो, दोनों ही केस में इसकी रेंज उतनी ही रहेगी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस रेडार को जो पावर दी जाती है वो एयरक्राफ्ट के इंजन से ली जाती है और जब तक इन एयरक्राफ्ट के इंजन्स को और ज्यादा पावरफुल नहीं किया जाता, तब तक इन रेडार्स की रेंज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाई जा सकती। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और भी है। आमतौर पर फाइटर जेट के रेडार एक्स बैंड पर काम करते हैं और इनका एंटेना साइज इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इस एंटीना की मिनिमम साइज 2 सेंटीमीटर की होती है और इससे ज्यादा कम एक टीआर मॉड्यूल का फेस नहीं किया जा सकता। यानी कि जब तक इस एयरक्राफ्ट के टीआर मॉड्यूल्स बढ़ाए नहीं जाएंगे, इसकी रेंज उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ेगी और ये टीआर मॉड्यूल्स का नंबर इस नोज कोन की साइज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। पिछले दिनों स्वीडन ने ग्रिपेन के ऊपर गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स को टेस्ट किया था और आने वाले समय में गेन के वजह से इनका सबसे बड़ा एडवांटेज इनकी लॉन्ग रेंज होगी। इंडिया भी गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है। IISc बैंगलोर ने गैलियम नाइट्राइड सबस्ट्रेट्स बना लिए हैं और फ्यूचर उत्तम एइसा रेडार गैलियम आर्सेनाइड नहीं, गैलियम नाइट्राइड पर बेस्ड होगा। हालांकि फिलहाल तेजस मार्क 1A मीडियम वेट फाइटर और जहां तक है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट गैलियम आर्सेनाइड सिस्टम्स पर ही बेस्ड होंगे, क्योंकि ये सिस्टम कॉस्ट में काफी कम होंगे और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि फ्यूचर के सिस्टम गैलियम नाइट्राइड में ही बेस्ड होंगे। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।
आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।